ओके बच्चों, बताओ कल क्या पढ़ा था हमने? सिल्वर सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलो एक बार अटेंडेंस दे दो अगेन। वेटरनरी क्लास में है यस सर। अंजलि मेरी, कोमल रावत, कोमल रावत। ओके नेक्स्ट। हाँ प्रियांशु, प्रियांशु नेगी, साक्षी, यस सर। सिल्वी बट हो गया, सूर्यांशु, सूर्यांशु क्लास में नहीं है, वर्षिता, यस सर। 12 स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी ज्वाइन हो चुके हैं और आपकी क्लास का टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। तो नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। कल आपने केस स्टडी पढ़ी थी। केस स्टडी किस चीज़ की थी? उसमें हम कुछ ऐसे फैक्टर्स देखते थे कि कौन कौन से जो नेशनल डोमेस्टिक इनकम में काउंट होंगे। कि ऑडियो किसने ऑन करके रखा है? वर्षिता, ऑडियो म्यूट कर लो आप अपना। वर्षिता, वर्षिता आवाज़ आ रही है मेरी? वर्षिता ऑडियो म्यूट कर दो आप अपना। तो अभी क्या कर रहा था मैं? कल हम क्या कर रहे थे? केस स्टडी। आवाज़ आ रही है अभी सबको? यस सर। तो डोमेस्टिक इनकम में कौन कौन से आइटम काउंट होंगे, इस चीज़ के बारे में हमने क्या किया था? केस स्टडी कल की थी। उसमें आप जो कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन पढ़ा था ना कल आपने, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्या ये डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा या नहीं होगा? वैसे बताओ जल्दी से। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे रीजन क्या है? वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड क्यों नहीं होगा? हमने डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या पढ़ा था? डोमेस्टिक टेरिटरी में लाई करना चाहिए। अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में लाई करता है मीन्स दैट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? डोमेस्टिक इनकम में लाई करने के बाद वो क्या हो रहा है? डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ क्या था? ये फैक्टर इनकम नहीं है। फैक्टर इनकम का मतलब जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं उसमें हम फैक्टर्स यूज करते हैं, और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं हमारे, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उनका जो इस्तेमाल है वो नहीं हो रहा है इसमें। और ना ही क्या है ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विस का फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन में हमने क्या पढ़ा था? अचानक से जो लॉटरी लग जाती है वहाँ से जो अर्निंग हो गई, या फिर चोरी किया हुआ जो पैसा होगा वो इसमें काउंट नहीं होगा डोमेस्टिक इनकम में। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कोई चोर है, उसने जो चोरी किया है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है कि नहीं हो, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? उसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ एट द सेम रीजन they don't add the flow of goods and services in the economy। इकोनॉमी के अंदर वो गुड्स और सर्विस का फ्लो नहीं कर रहा है, इस वजह से हम उसे डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये दो जो आपके अदर आइटम थे जो हम देख रहे हैं डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। और जैसे एक हमने पढ़ा था सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउस वाइफ्स, ये डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा या नहीं होगा?
वसीला बताओ जल्दी से। वसीला आवाज आ रही है? हाँ, तो सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउस वाइफ। हाँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द मार्केट प्लेस। हम जो आपकी मम्मी क्या कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, हम उसकी एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू काउंट नहीं कर सकते हैं। ये काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ काउंटिंग। तो इस वजह से हम इसे क्या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हल्का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वो आपको हो चुकी है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाद डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, कौन से आइटम जो है वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किए जाएंगे। ओके, देन हमने क्या पढ़ा था, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा था, और दोनों में मैंने एक छोटा सा डिफरेंस बताया था। जो डोमेस्टिक इनकम होती है उसमें रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट दोनों के द्वारा जो अर्निंग होगी, जैसे फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर में दोनों जो अर्निंग कर रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। लेकिन नेशनल इनकम के केस में क्या था, वहाँ पे रेजिडेंट का होना मस्ट है, वहाँ पे रेजिडेंट होना चाहिए, और वो जो अर्निंग करेगा उस अर्निंग का समीशन ही हमारा नेशनल इनकम होगा। वहाँ पे क्या है, टोटल आउटपुट वैल्यू विदिन अ फाइनेंशियल ईयर बाय अ रेजिडेंट, किसी रेजिडेंट के द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल जो आउटपुट वैल्यू होगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, वो आपका नेशनल इनकम होगा। तो दोनों में हल्का सा डिफरेंस ये था। आपने नेशनल इनकम पढ़ लिया है, आपने केस स्टडी जान ली है कि कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी या नहीं होंगी। अब हम डिस्कस अबाउट द बेसिक फार्मूला ऑफ नेशनल इनकम। कुछ बेसिक फार्मूला है, ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं। अगर अंडरस्टैंड हो गया आपको तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आपके लिए क्या होंगे, फिर ये फार्मूला उन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसको आपको अच्छे से समझना है पहले कि फॉर्मूले क्या हैं, कैसे ये डेवलप हुए हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं, और किस टाइप के हमें इनसे हम आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई सबको? अरे रिस्पॉन्स दीजिए। यस सर। तो सबसे पहले टॉपिक देख दीजिए, क्या लिखा हुआ है, बेसिक फार्मूलाज ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर कुछ बेसिक फार्मूला, मतलब अगर नेशनल इनकम की बात कर रहा हूँ, मुझे काउंट क्या करना है, मुझे नेशनल इनकम को काउंट करना है। उसके लिए मुझे कुछ फॉर्मूले चाहिए। जैसे मैं अगर देखूँ मुझे यहाँ से देहरादून जाना है, लेकिन देहरादून जाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे। वो कौन से रिसोर्सेज हैं, किस टाइप के रिसोर्सेज हैं जिनके द्वारा मैं देहरादून पहुँच सकता हूँ। वैसे हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मुझे नेशनल इनकम को काउंट करना है। लेकिन नेशनल इनकम को कैसे काउंट करना है, मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो मुझे कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करूँगा मैं, वो कुछ फॉर्मूले मेरे पास होंगे, जिन फॉर्मूले की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ, नेशनल इनकम को निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला है, ध्यान से अपनी स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लिखा हुआ है हमने, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, फर्स्ट लिखा हुआ हमने ग्रॉस इज इक्वल टू दी नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस का मतलब है टोटल, या हम ये कह सकते हैं कि समेशन, कुल जो है कितना जो वैल्यू है वो उसके बारे में बता रहा है ग्रॉस। नेट का मतलब होता है शुद्ध, जैसे हम क्या कर रहे हैं, आपके पापा मान लो क्या कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, इनकम कमाते हैं, ठीक है। टोटल जितनी इनकम है, मान लो 20,000 रुपये पर मंथ क्या कर रहे हैं, इनकम को अर्न कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है, मान लो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, घर की चीज़ें जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर है उनका। मान लो अगर हम कहते हैं कि 15,000 रुपये उन्होंने खर्च कर दिया है, तो उनके पास अब शुद्ध नेट कितना बचा हुआ है, तो 20,000 ग्रॉस का उनके पास, इसमें से 15,000 उन्होंने क्या किया है, कंज्यूम किया है या एक्सपेंडिचर है। और जब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, जो नेट होगा वो मिल जाएगा। मतलब 20,000 में से 15,000 हमने माइनस किया है, तो वो आपका नेट निकल आएगा। इतनी बात समझ आई?
हाँ, अब इसमें कुछ नया जो टर्म का हमने यूज किया है, ग्रॉस इज इक्वल टू दी नेट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है, मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी है, एक कार आपने खरीदी है, ठीक है। अब वो जो कार खरीदी, आपने 3 लाख की कोई कार खरीदी है, आपने 2 साल उसका यूज़ किया। 2 साल जब आप यूज़ कर रहे थे तो बीच में आप क्या कर रहे थे, कार की सर्विसिंग कर रहे थे। तो सर्विसिंग क्यों करते हैं, ताकि वो पहले जैसे हमें क्या कर सके, जो हम ये कह सकते हैं कि जो हम स्टार्ट में जो यूज़ कर रहे थे कार का, वैसे ही हमें क्या हो, डेप्रिसिएट हो रहा है, वो कंज्यूम कर रही है कार, तो हमें उस चीज़ की वैल्यू सेम एज रिजल्ट हमें देगा। तो डेप्रिसिएशन का मतलब वो घिसावट उस पर जो यूज़ हुई है, जो हमने जितना यूज़ किया है उसकी घिसावट जो यूज़ हुई है, तो उस चीज़ की वैल्यू को काउंट करता है। It is the consumption of fixed assets. If we will discuss about the depreciation, then we can say that it is the consumption of fixed asset. जो हमारे पास fixed asset था, उसका हमने जो consumption किया है, वो जो consumption होगा वो आपका depreciation होगा। ठीक है, जैसे मोबाइल खरीदते हो ना आप, तो मोबाइल एकदम से नया है जब आपने स्टार्टिंग खरीदा है, लेकिन 1 साल हो जाने के बाद क्या हो जाता है, वो हैंग होने लग गया है। तो हैंग होने लग गया मतलब उस जो एसेट है हमारे पास, जो फिक्स्ड एसेट है, उसका क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की मीनिंग समझिए, समझ आए सबको डेप्रिसिएशन। तो हमने ग्रॉस यानी कि टोटल पढ़ लिया, नेट आप समझ लिए हो। टोटल में से जब हम क्या करते हैं, टोटल में से जो हमने डेप्रिसिएशन जो कंजम्पशन किया है उसकी वैल्यू को अगर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास नेट निकल आता है। और डेप्रिसिएशन आप समझ रहे हो, टोटल कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो फिक्स्ड एसेट हमारे पास है उसका जो कंजम्पशन होगा वही हमारा डेप्रिसिएशन होगा। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के तैयार हुआ है, ग्रॉस इज इक्वल टू बी, जो टोटल की जो वैल्यू निकलती है वो इज इक्वल टू बी नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब यहाँ से हम दूसरा फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, अगर मुझे नेट की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, नेट को ऐसे हम राइट साइड में रहने दीजिए। ठीक है, ये जो नेट है इसको राइट साइड, आपको एरो दिख रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे, नेट के ऊपर है, हाँ ध्यान दीजिए स्क्रीन पे। जब हम ग्रॉस की बात करें तो ग्रॉस इज इक्वल टू बी नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और यहाँ से हम दूसरा फॉर्मूला कैसे जनरेट कर सकते हैं, अगर मुझे नेट की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या हो जाएगा, नेट को ऐसे हम राइट हैंड साइड में रखने दीजिए, तो ग्रॉस लेफ्ट हैंड साइड में है, ग्रॉस को हमने वहीं रहने दिया, और डेप्रिसिएशन जो हमारा राइट हैंड साइड था उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नेट इज इक्वल टू बी ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ से हम 3 वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं, अगर ग्रॉस की वैल्यू निकालनी है तो नेट में जब हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेंगे तो हमें ग्रॉस की वैल्यू मिल जाएगी। और यदि हमें क्या करना हो, नेट की वैल्यू निकालनी हो, देन हाउ कैन वी फाइंड दिस, जब नेट की वैल्यू निकालनी है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। इतना समझ आए सब? तो ये ग्रॉस कैसे निकालते हैं, नेट कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड फॉर्मूला, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFI। अब ये टर्मिनोलॉजी जो हमने यूज की है इसमें इसका मीनिंग समझ लेते हैं, आप अच्छे से मीनिंग समझ लोगे तो न्यूमेरिकल बनने में हेल्प। नेशनल से हम ये मान के चलते हैं कि नेशनल प्रोडक्ट है, मान लो कोई कंट्री है, कोई नेशन है, उसने ईयर के अंदर कितना प्रोडक्शन किया है, ठीक है, उस प्रोडक्शन की टोटल आउटपुट वैल्यू वो कहाँ इंक्लूड होगी, वो नेशनल इनकम में, मतलब नेशनल प्रोडक्ट था, नेशनल प्रोडक्ट में जितना आउटपुट वैल्यू हमें दी वो नेशनल इनकम कहलाएगी। ठीक है, तो नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFI। अब डोमेस्टिक का क्या मीनिंग हुआ, डोमेस्टिक का मतलब है किसी टेरिटरी के अंदर, किसी कंट्री की टेरिटरी के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ है उसकी आउटपुट वैल्यू। तो इसे एग्जाम्पल हमने इसे डोमेस्टिक में लिया, अगर हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसकी आउटपुट वैल्यू क्या होगी, डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। नेशनल किसी नेशन ने जितना अर्न किया है, जितने इनकम को अर्न किया है वो क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू बी डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI। अब NFI क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान दीजिए, ये क्या कहना चाहते हैं, जो हमारी शुद्ध जो हमारी आय है कहाँ से, फैक्टर इनकम हमारी शुद्ध कहाँ से, फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से हमने जो शुद्ध आय को अर्न किया है उसकी वैल्यू को यहाँ ऐड कर लेंगे जब हम नेशनल इनकम को काउंट करेंगे। नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFI का मतलब समझ लिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से कोई पर्सन जो है विदेश में काम कर रहा है मान लो, और वहाँ से जो अर्निंग कर रहा है इंडिया में वो अर्निंग आ रही है, तो उस अर्निंग को हम क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कहाँ से, विदेश से जो हमने अर्निंग की है। समझ आई बात? Yes, sir. इसमें कोई डाउट है अगर आपको है, NFI बता दीजिए। NFI समझ आ गया? ये जो काम है ये पहले ही आ गया। अभी इसमें मैं हम क्या पढ़ रहे थे, डोमेस्टिक इनकम पढ़ रहे थे। डोमेस्टिक इनकम में हमने देखा था एम्बेसी है कहाँ, USA में, वहाँ पर पर्सन काम कर रहा है तो वहाँ से जो डोमेस्टिक इनकम है यहाँ में आ गया था। अब यहाँ पे है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमेशा याद रखना, जब मैं नेट की बात करूँगा, नेट की जब मैं बात करूँगा इट मीन्स वहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन माइनस यहाँ पे पहले पढ़ लिया, ये देखिए ऊपर वाले फॉर्मूले में। जब मैं नेट की बात कर रहा हूँ तो ग्रॉस में से यानी कि टोटल जो वैल्यू, टोटल इनकम मैंने अर्न की थी उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। अब वो डेप्रिसिएशन कैसा हो सकता है, मान लो जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स आपने हटा दिया है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि घर से जितने खर्चे थे वो खर्चे मैंने घटा दिए हैं। उन खर्चों को और वो जो टैक्स लगा है उसको माइनस करने के बाद मेरे हाथ में जो बचा है, मेरे पास जो इनकम बची हुई है वो मेरी नेट इनकम होगी। ठीक है, यहाँ मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ तो टैक्स को मैंने हटा दिया है तो वो मेरे लिए डेप्रिसिएशन है। तो वो हटाने के बाद जो इनकम मेरे पास रिमेंडर है वो क्या है, नेट है। वैसे यहाँ पे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम आगे NFI कैसे काउंट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे तो नेट की बात कर रहे हैं, तो ग्रॉस के केस में क्या होगा, अगर डेप्रिसिएशन हमने हटा दिया है, इसमें से जो पूंजी ह्रास है, जो घटाव है वो हमने हटा दिया है, तो टोटल वैल्यू कैसे मिलेगी, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, टोटल विदेशों से जितना जो हमने अर्निंग की है, ठीक है, उसमें से माइनस कर लेते हैं यहाँ से जितना विदेश में गया है। मान लो कोई फॉरनर है, उसने इंडिया में कुछ अर्निंग की है और वो अर्निंग उसने भेज दी है कहाँ, अपने कंट्री में, बाहर किसी कंट्री में भेज दी है, तो वो जो इनकम है वो तो बाहर चली गई है, तो बाहर चली गई है ना दूसरी कंट्री में। लेकिन हमारी कंट्री में कितनी इनकम आई है, हमारी कंट्री में कितनी इनकम को जनरेट किया है, वो कैसे निकाला हमने, टोटल जितनी इनकम हमारी कंट्री में आई है, मान लो 1 करोड़ रुपीज जो है बाहर विदेश से यहाँ आए हैं इंडिया में, और इंडिया में रहने किसी फॉरनर ने 50 लाख रुपये क्या किए हैं, अर्न किए, तो 1 करोड़ में से हम क्या कर लेंगे, 50 लाख को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो कितना है, 50 लाख रुपीज है हमारे पास, हमने 50 लाख रुपये अर्न किए हैं विदेशों से। ये समझ आ गया सबको? हाँ, मुझे समझ आ गया। तो ये फॉर्मूला था आपका नेशनल डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिंबल को चेंज करते जाओ। हमारे पास ये क्या है, एक इक्वेशन है, इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इक्वेशन के फॉर्म में जब है तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड अगर लेंगे तो कुछ और ही वैल्यू निकल आएगी। जैसे नेशनल की वैल्यू हम निकाले थे, हमारे पास फॉर्मूला बन रहा था। नहीं, आप ये नोट कर लीजिए, आप फॉर्मूले कितने पढ़ रहे हो, आपने इससे पहले ग्रॉस का पढ़ा था, ग्रॉस इज इक्वल टू नेशनल डेप्रिसिएशन, ये आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। इससे आपने दो और फॉर्मूले जनरेट किए थे, नीचे मैंने एक ही फॉर्मूला लिखा है, नेट की वैल्यू निकाली, आप डेप्रिसिएशन में निकाल के लिखो वैसे। दूसरा हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो पढ़ा नेशनल डोमेस्टिक प्लस NFI।
यहाँ से हम डोमेस्टिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? नेशनल इनकम की वैल्यू तो निकाल पा रहे हैं, या हम डोमेस्टिक इनकम में NFI को ऐड कर लेंगे। लेकिन हम डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालेंगे? उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डोमेस्टिक माइनस NFI, उसमें से NFI क्या करेंगे? माइनस करेंगे। राइट हैंड साइड में आपका NFI है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो नेशनल में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको? और देखो आपने जो बुक में एग्जाम्पल दिया था कि 1956 में when Britain attacked Egypt over the Suez Canal, Suez Canal आवाज आ रही है? जो मार्केटिंग सबसे ज्यादा मार्केटिंग जो होती है, व्यापार जो होता है वो Suez Canal। तो जितना अभी तक जो हमने फॉर्मूले में जो डिस्कशन किया था वो आपको समझ आ चुका है? ब्रिटेन ने उस समय अटैक किया था इजिप्ट पे सुएज कैनाल। हाँ, तो आगे बढ़े हम। But India did the war against this colonial invention। बोलो, आगे बढ़े। तो ये मान के चलते हैं आपको जो दो फॉर्मूले हमने पढ़े वो अच्छे से समझ आ चुके हैं। उनके बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आप अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेशनल इनकम में हम कौन कौन से टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, आप अपनी स्क्रीन में ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू दी फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये क्या है? मार्केट प्राइस का मतलब है कोई हमने प्रोड्यूस किया, मान लो हम मारियो नाम से कोई बिस्किट निकाल रहे हैं। ठीक है, मारियो का कोई बिस्किट है, उसने वो बिस्किट को प्रोड्यूस किया। उस बिस्किट के लिए जो आटा लगा होगा, जो शुगर लगी होगी, जितने भी अदर कंपोनेंट उसमें यूज हुए होंगे वो उसमें फैक्टर्स लगे होंगे, जितने भी अदर फैक्टर लगे होंगे उन फैक्टर्स की जो कॉस्ट आई होगी। मान लो एक बिस्किट का पैकेट मार्केट में 10 रुपये से पहले वो जो बिस्किट बना होगा तो उसमें जो फैक्टर्स हमने यूज किए होंगे, मान लो वो फैक्टर जो है वो 5 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट आई है। कॉस्ट कितनी है? 5 रुपीज़। अब उसके जो टैक्स भी लगेगा गवर्नमेंट ने आपने बिस्किट निकाल ली तो उससे आपको टैक्स देना पड़ेगा। मान लो 6 रुपीज़ का आपने क्या कर दिया, उस पर टैक्स लग गया तो कितना हुआ? 8 रुपीज़ हो गया। वो 5 की हमारी कॉस्ट आई थी, 3 का हमने उस पर टैक्स लगा दिया तो टोटल 8 हो गया। अब जो एंटरप्रेन्योर होगा वो ये तो चाहेगा कि मुझे प्रॉफिट भी आना हो उसके जो मैंने उसको प्रोड्यूस किया है। तो 2 रुपये उसने क्या कर दिए, अपने प्रॉफिट को उसने ऐड कर दिया है। तो हमें यहाँ देखिए सबसे पहले कॉस्ट आई थी 5 रुपीज़, 3 रुपीज़ का उस पर टैक्स लग गया 8 हो गया, और 2 रुपये उसने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना प्रॉफिट को ऐड कर दिया। तो अब उसकी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट में जब वो बिस्किट आएगा सेल होने के लिए तो वो 5 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट कितने में सेल है, वो कितने में सेल होगा? वो होगा 10 रुपीज़ का। यानी कि उस बिस्किट की पैकेट मार्केट प्राइस कितनी हो गई? 10 रुपीज़ हो गई है। उस 10 रुपीज़ की जो मार्केट प्राइस है उसमें कैसे चीज़ इंक्लूड है? एक तो उसमें फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड है एंड सेकंड उसमें क्या इंक्लूड है? जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है हमारे। अब यहाँ पे नेट की बात कर रहे हैं तो नेट वर्ड जो है हम अभी आगे लिखेंगे, लेकिन आपको जनरली ये समझना है उस पर टैक्स लगा है। टैक्स कैसे लगा है? इनडायरेक्ट जितने भी गुड्स हैं, अब तो टैक्स हो गया ना, सारे टैक्स को रिमूव करके एक ही सिंगल टैक्स बना दिया, GST बना दिया, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लग गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में चाहे वह आपको एक्साइज ड्यूटी कहे, कस्टम ड्यूटी कहे, किसी भी टाइप का अगर ये टैक्स आपको कह रहा है तो आपने NIT के फॉर्म में ही लेना है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे अब जो यूज़ होगा वो GST के फॉर्म में होगा। जो नया टैक्स है वो अभी कैसा हो जाएगा? GST हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस, मार्केट में कोई भी जो प्रोडक्ट है वो सेल होने के लिए आएगा, उसकी जो प्राइस होती है मार्केट के अंदर वो कैसे डिटरमाइन होती है? उसमें कुछ फैक्टर कॉस्ट लगा होता है प्लस उसमें इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब यहाँ पे नेट का जो यूज़ किया है हमने, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट वर्ड क्यों कहा है यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो गवर्नमेंट ने जो है आपको कहा एक गैस सिलेंडर की अगर बात करते हैं, 1200 रुपये का गैस सिलेंडर है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम वालों ने क्या किया, 1200 रुपये प्राइस फिक्स रखी एक गैस सिलेंडर की।
लेकिन अब गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वालों को कि आपको जो है ये जो सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर, ये क्या करना है, 800 रुपये में सेल करना है। अब 1200 का सिलेंडर 800 में कैसे सेल होगा, यानी वहाँ पे क्या हो रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वालों को क्या हो रहा है, लॉस है। लेकिन अब गवर्नमेंट इसके बदले क्या कहती है कि आपको जो है हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। सब्सिडी है, सिलेंडर की प्राइस तो 1200 रुपये ही है, उसमें से 800 रुपये पे कौन कर रहा है, कंज्यूमर नहीं कर रहा है, वही 400 रुपीज़। तो 400 रुपीज़ गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पे क्या करती है, पे करती है, किसको, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वालों को। तो वो जो सब्सिडी हमें दी है, उस सब्सिडी को हम क्या कर देंगे, जब माइनस कर देंगे तो हमारा नेट निकल आएगा। वैसे जो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें क्या होगा, उसके केस में जो टोटल जो टैक्स लगा है, मान लो जितना भी टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है वो टैक्स माइनस उसमें से जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने हमें दी है उस सब्सिडी को माइनस अगर कर लेंगे तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल आएगा। इतनी बात समझ आ जाएगी, हम इसको बता सकता वो शुरू समझ आया। अंजलि को समझ आ गया। भूषण शर्मा आपको समझ आया। Under his leadership, India conferred the Asian Relation Conference in March. क्या बात है, एक दिन बच्चे ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपको आवाज तो आ रही है ना मेरी? ये जो सम्मेलन है ये बनाया गया, अच्छा आवाज आ रही है? हेलो, अच्छा आवाज आ रही है आपको मेरी? मार्च में हम बात कर रहे हैं, अच्छा आवाज आ रही है आपको मेरी? 1947 में इंडिया आजाद हुआ था, तो ये आजादी से 5 मंथ इतना हमने पढ़ लिया है। मार्केट प्राइस क्या होता है, उसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड करते हैं। अगर मार्केट प्राइस निकालना है किसी भी चीज़ का, कोई भी गुड्स एंड सर्विस है उसकी मार्केट प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में क्या कर लेंगे, हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर लेंगे तो किसी भी कमोडिटी की मार्केट प्राइस निकाल लेंगे। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये हमारे पास फॉर्मूला था, हम इस फॉर्मूले से और कितने फॉर्मूले बना सकते हैं। जनरल इक्वेशन होती है वो कोई एक इक्वेशन होती है हमारे पास, उस इक्वेशन के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जितने भी उसमें टर्म्स यूज हो रहे हैं उनके बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, अदर्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट अगर हमें निकालना हो तो फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NIT। जब टोटल मार्केट प्राइस आएगी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, उस गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट प्राइस में से हम क्या कर लेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगी, हमारे पास फैक्टर कॉस्ट निकल आएगी। ये फॉर्मूला समझ आ गया सबको? भूषण शर्मा आपको समझ आ गया? तो नेक्स्ट है अभी एक फॉर्मूला और है, इसका हल्का सा ओवरव्यू देते हैं। अभी जनरली इसका यूज नहीं होता। जब हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन मेथड देखेंगे तो प्रोडक्शन मेथड में इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा, वो आगे जो हो पाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा उस चीज़ का यूज़। तो लेकिन ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे पास कोई गुड्स है, ठीक है, हम वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने एग्जांपल दिया जैसे हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उस पर क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट लगती है, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें फैक्टर कॉस्ट लग गया,
फैक्टर कॉस्ट लगने के बाद मान लो गवर्नमेंट ने उस पर टैक्सेस लगाई है और टैक्सेस को लगाने के बाद वो चीज़ मार्केट में पहुँचती है, तो मार्केट तक पहुँचते वो कितना उसका सेलिंग प्राइस हुआ है, टोटल कितनी उसकी आउटपुट वैल्यू हुई है, उस टोटल आउटपुट वैल्यू में से जब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा है, इसका मीनिंग इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है जो फैक्टर आपने यूज किए थे उनकी जो कॉस्ट आई है वो जो कॉस्ट होगी वो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा। इतना समझ आ गया? देखो हमारे पास क्या है, कोई हमने उसको प्रोड्यूस किया है, हमने उसको मार्केट में माना 50 रुपीज़ का हमने उसको बेच किया है, तो 50 रुपीज़ का जब हमने उसको मार्केट में सेल किया है तो इतनी वैल्यू ऐड होगी। जब हम उसको बना रहे थे तो बनाने से लेकर मार्केट तक पहुँचते उस ग्रुप्स में कितनी हमने वैल्यू को ऐड किया है। अब मनी के टर्म्स में लेते तो कितने रुपये के हमने उसकी वैल्यू को उसमें ऐड किया हुआ है, तो जितने का वो मार्केट में सेल हुआ है 50 रुपीज़ माइनस जितना उसके खर्चा आया था, तो खर्चा मतलब जितना फैक्टर कॉस्ट जितना आएगी, तो उस फैक्टर कॉस्ट को यहाँ पर हम क्या करें, जितना रॉ मटेरियल हमने यूज़ किया होगा उस रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर दिया, तो टोटल 50 रुपीज़ का दिया, जितनी कॉस्ट आई उसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू एड हो जाएगी, जितने रुपये की वैल्यू को हमने इस टोटल में ऐड किया। कितनी बात समझ आई? अब फॉर्मूला हमारे पास ये वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने मार्केट में बिका है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जितना रॉ मटेरियल का कॉस्ट आया। अब इसी को हमने क्या किया है, केवल जो टर्म्स हैं हमारे हमने उनको लेफ्ट साइड और राइट साइड में ट्रांसफर करके हमने नया ही फॉर्मूला जनरेट कर लिया। तो ये जो सेकंड वाला जितना भी अभी हमने पढ़ा उसमें जो फर्स्ट वाला है वो आपका जनरल फॉर्मूला है, और जो सब्स्टिट्यूट या अलग करते हैं वो उसके अलग सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले हैं। जो हम क्या कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन में नॉर्मली क्या करते हैं, वैल्यू को लेफ्ट साइड और राइट साइड ले जाके हम कन्वर्ट करते हैं, बस यहाँ पे किया हुआ है हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पे अगर दूसरा हमने वैल्यू मिलानी है मार्केट में कितनी उसकी वैल्यू थी, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू बी वैल्यू एडेड, यानी कि जितना वैल्यू उसमें ऐड हुई है प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जितना जो रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट जितनी आई थी वो उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू ऑफ आएगा। सबको तो जनरली आपके पास यही कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। इन फॉर्मूला की हेल्प से आपको क्या करना है, जो आगे न्यूमेरिकल्स होंगे इनकी हेल्प से आप लोग करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन चीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप ये कहना क्या चाहते हैं और उसके बाद हमें क्या चीज़ को फाइंड करना है, ठीक है। अब जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज़ की थी वो अगर हम उसको रिवाइज करें, तो जैसे मैंने डेप्रिसिएशन बताया था, तो डेप्रिसिएशन क्या है, हमारे बीच एसिड जैसे हमने कार का एग्जाम्पल दिया था, आपने जो मोबाइल का एग्जाम्पल दिया है, धीरे धीरे जब हम यूज़ करते जाते हैं तो उसकी स्पीड भी कम हो गई, वो बनने लग गया है, तो यानी क्या वो डेप्रिसिएट हो रहा है, उसमें गिरावट आ रही है, तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो हमारा फिक्स्ड एसेट था उसकी वैल्यू क्या होने लगी है, कम होने लगी है। नेट एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जब नेचुरल इनकम की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं, ऐड करते हैं इसको नेचुरल इक्वल टू हमारे पास क्या था फॉर्मूला, नेचुरल इक्वल टू डोमेस्टिक, हाँ बताओ डोमेस्टिक रिस्पॉन्ड कीजिए। उसमें क्या करते हैं, कहते हैं इनकम को ऐड कर लेते हैं। हाँ तो अब मैंने नेट की बात की थी वहाँ पे, नेट यानी कि शुद्ध जो जितनी अर्निंग है, आपके पापा जितने कमा रहे हैं एक महीने में उसमें से जितना खर्चा आपने किया है उसको माइनस कर लेंगे, तो जो आपके हाथ में बचेगा वो आपका नेट इनकम है, ठीक है, शुद्ध जो आय है। वही यहाँ पर क्या है, हमने विदेश में जितनी अर्निंग की है, विदेश में जितनी अर्निंग की, पर हमारे देश में है विदेश वालों ने जितनी अर्निंग की उसको अगर माइनस कर लेंगे, NFI इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से जितनी हमें आनी है वो माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अब्रॉड का मतलब है अब्रॉड के लिए, यानी कि यहाँ से जितना अब्रॉड के लिए गया है, हमारे देश से बाहर देशों में जितना गया है इनकम, उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको? पहले 1950 के टाइम पे चाइना का जो है वो कंट्रोल था तिब्बत में, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। हाँ, वैल्यू एडेड का मैंने बता दिया था। वैल्यू एडेड का मतलब है टोटल वैल्यू एडेड इन फाइनल गुड्स एंड सर्विस। कोई भी जो फाइनल गुड्स है जो प्रोड्यूस हमने किया है, वो जो मार्केट में बन के तैयार हुआ, मार्केट में सेल होने के लिए आया है, तो कितनी भी वैल्यू का हमने उसमें ऐड किया है। रॉ मटेरियल लिया था हमने कुछ भी, ठीक है, तो वो रॉ मटेरियल से हमने कोई गुड्स तैयार किया है, जब मार्केट में लेके आए तो जितनी भी वैल्यू उसमें ऐड करेंगे हम, चाहे टैक्स के फॉर्म में हो, चाहे उसमें कॉस्ट जो लगी है उसकी, किसी भी टाइप की कॉस्ट लगी है, और उसके बाद जो मार्केट में सेल होने के लिए आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, वैल्यू एडिशन कहलाएगा। जितनी वैल्यू को हम उसमें ऐड करते जाएंगे। NIT का मैंने आपको बता दिया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, नेट का मतलब शुद्ध कितना टैक्स गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, हम उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। लेकिन शुद्ध तो आया यहाँ पर गवर्नमेंट नेट पॉइंट में आया है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें टैक्स लगाने के साथ साथ क्या कर रही है, सब्सिडी भी तो प्रोवाइड कर रही है। जब गवर्नमेंट सब्सिडी को प्रोवाइड करेगा तो वो सब्सिडी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है उस टैक्स में। तो वो टैक्स में से सब्सिडी माइनस हो जाएगी तो वो डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। ओके, इतना सबको क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे एक छोटा सा हम यहाँ पे डिस्कस करें सब्सिडी और डिस्काउंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस देखते हैं। सब्सिडी का मतलब हमने अभी क्या पढ़ा था कि वैल्यू जितनी है किसी भी गुड्स की उतनी न देके, मानो जितना भी अमाउंट है उतनी अमाउंट न देके हमें उससे कम अमाउंट पे की है। गैस सिलेंडर के केस में मैंने बताया था 1200 रुपये का था, और हमने अपने GST पर कितने रुपये दिए, 500 रुपये दिए, अमाउंट कम हो गई ना उसकी। और डिस्काउंट की अगर बात करें, मान लो वही गैस सिलेंडर था 1200 रुपये का, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाले कहते हैं कि नहीं, ये जो है हम आपको 900 रुपये का दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्या कर रही है कंपनी, हमें प्रोवाइड कर रही है ना, वो 1200 रुपये का कितने में दे रही है, 900 रुपये में दे रही है। तो 300 रुपये का हमें क्या मिल रहा है, उसका डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन डिस्काउंट और सब्सिडी में डिफरेंस क्या है, सब्सिडी गवर्नमेंट हमारे बिहाफ में क्या कर रही है, पे कर रही है 1200 रुपये में था, और वो 1200 रुपये इसमें पे किए जा रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाले, जिसमें से 800 रुपये हम कर रहे हैं और 400 रुपये हमारे बिहाफ पे जो गवर्नमेंट है वो पे कर रही है। टोटल अमाउंट कितनी बन जा रही है, 1200 ही बन जा रही है। तो दोनों में एक हल्का सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आप समझ आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस सब्सिडी एंड डिस्काउंट? नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या बताया, अभी आपको जनरली जो है GST देखने को मिलेगा, क्योंकि सिंगल टैक्स इम्पोज कर दिया गया है, और जिसका नाम क्या है, GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो पहले क्या होता था, एक्साइज ड्यूटी, जो आपने खास नंबर आते थे, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सारा कुछ लेके क्या करता था, अलग अलग फॉर्म में टैक्स को दे देता था। लेकिन अभी जनरली एक ही टाइप का टैक्स आपके पास आ सकता है, वो है GST, या इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी आपके पास आ सकती है इनमें, ठीक है। तो ये टैक्सेस आ जाएंगे। अगर आपको नेट डायरेक्ट टैक्स निकालना हो तो जितनी भी इनकम में आपके पास सब्सिडी दी गई होगी, वो सब्सिडी टैक्स को जितना भी टैक्स दिया है उसको उसमें से माइनस करेंगे, तो आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालेंगे। इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। तो आपने कुछ बेसिक देख ली है, इन फॉर्मूले है कि फिर आप फर्दर न्यूमेरिकल तरीके से। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो बेसिक जो फॉर्मूले है वो कैसे बनकर तैयार होंगे। कन्वर्जन ऑफ फार्मूला, जो फार्मूला है उसका कन्वर्जन कैसे होगा, ठीक है। उसमें फर्स्ट है नेशनल इनकम रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। जो नेशनल इनकम से रिलेटेड जो हम अलग टर्मिनोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हमें लिखने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम उसको लिखेंगे, किस तरीके से हम उसको रीड करेंगे, ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। मान लो जैसे केमिस्ट्री में जनरली कोई चीज़ नहीं हो सकते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पे ध्यान देने की क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे एक्स के फॉर्म में ही सारी चीज़ें डिनोट की हुई है। तो
जो आगे वाले जो लास्ट सिंबल यूज किया है उसमें हमें लिखने का तरीका यही होगा। जैसे मैं अगर कह दूँ GDP आप पढ़ते हो GDP जो होता है वो कैपिटल फॉर्म में होता है। अब जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट होता है वो स्मॉल, जैसे आप ऑक्सीजन देखते हो तो ऑक्सीजन यानी कि O2 है, तो O को क्या करते हैं हम लार्ज सिंबल के फॉर्म में और 2 क्या करते हैं नीचे से हम क्या करते हैं छोटा सा बना देते हैं। तो वैसे ही इस तरह होगी जैसे आप GDP एड फैक्टर कॉस्ट कहोगे तो GDP में G, D और P ये तीन क्या होगा, आपके बड़े लार्ज में होंगे और बाकी सारे क्या हैं आप मार्केट प्राइस में निकालना है या फैक्टर कॉस्ट में निकालना है तो आपके स्मॉल उसमें हो गया। तो लिखने का तरीका क्या होगा, जो फर्स्ट वाला जो एक्स है किसी भी फॉर्मूले में आपके पास कुछ भी अगर फॉर्मूला आ गया है इसमें जो फर्स्ट वाला एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट वो हमेशा दो चीज ही रिप्रेजेंट करेगा, इसके अलावा बाहर से कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं होगा। या तो वो ग्रॉस को रिप्रेजेंट करेगा या फिर वो नेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट हो गई है तो वो क्या होगी, या तो GDP होगा या NDP होगा या तो वो GNP होगा वो NMP होगा। यानी G और N फर्स्ट में होना ही मस्ट है। क्या कौन कह रहा है, प्रश्न कर रहे हो? हाँ GDP ऐसी जैसे अगर हम देखें वहाँ पर स्लाइड में लिखा है लेकिन नीचे लिखा है, जैसे ये देखो GNP MP लिखा है यहाँ पे। तो आगे क्या बताया मैंने जी, हाँ इस तरीके से फर्स्ट G की जगह अगर मैंने यहाँ पे ऊपर क्या किया हुआ है यहाँ पे इसको X और इसको इस सेकंड वाले को सबको मैंने X से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आगे वाला जो अल्फाबेट है वो रिप्रेजेंट करेगा G और N की वैल्यू, लेकिन वो G और N कौन सा G और N होगा, वो या तो ग्रॉस होगा या फिर वो नेट होगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ हाँ सेकेंड वाला जो देखो जो सेकेंड वाला एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो या तो आपका नेशनल को रिप्रेजेंट करेगा या डोमेस्टिक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इनके अलावा बाहर से आपको कोई भी फॉर्मूला हो, कोई सा भी पूरे नेशनल इनकम वाले चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला हो वो बाहर से कुछ नहीं आएगा, आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है। क्योंकि फर्स्ट वाला एक्स जो है वो ग्रॉस और नेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाला एक्स है वो आपका नेशनल और डोमेस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थर्ड वाला जो एक्स है वो हमेशा प्रोडक्ट ही इंडिकेट करेगा। इसके अलावा बाहर अगर मैं बात करूँ GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब आप खुद से भी बना सकते हो, ऊपर वाला ये ग्रॉस ले लो फिर नेशनल ले लो फिर प्रोडक्ट ले लो, एक फॉर्मूला यहाँ से कुछ बन जाएगा, वो क्या बनेगा वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला अगर बनाने की कोशिश करें तो नेट डोमेस्टिक एंड प्रोडक्ट आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बस आपको माइंड में ये क्लियर करके रखना है कि जो फर्स्ट वाला जो एक्स है वो केवल ग्रॉस और नेट को रिप्रेजेंट करेगा, देन सेकंड वाला जो एक्स है वो नेशनल डोमेस्टिक को इंडिकेट करेगा, एंड द थर्ड वन इज प्रोडक्ट वो केवल प्रोडक्ट को ही इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने दो छोटे जो एक्स का जो सिंबल दिए हैं हमने वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। वो या तो MP को रिप्रेजेंट करेंगे या FC को। अब MP क्या होगा, MP मध्य प्रदेश नहीं है, MP का मतलब हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस। ठीक है, क्लियरली रखना माइंड में, MP मार्केट प्राइस हो सकता है या आपका फैक्टर कॉस्ट। तो MP और FC का मतलब मार्केट प्राइस एंड प्राइस। अब कोई बता सकता है कोई भी हम भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट लिखने का क्या मतलब है, वहाँ पे अगर मैंने उसको मार्केट प्राइस लिख दिया और फैक्टर कॉस्ट अगर लिख दिया, या तो मैंने मार्केट प्राइस लिखा और किसी दूसरे में मैंने फैक्टर कॉस्ट लिखा, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा कोई बता सकता है? अगर मैं मार्केट प्राइस लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है? हाँ दोबारा से बोलो। हाँ अगर मैं मार्केट, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अगर मैं मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूँ तो मीन्स यहाँ पे क्या इंक्लूड होगा, यहाँ पे टैक्सेस इंक्लूडेड हैं। तो उनकी चीज़ जो हमने क्या किया है प्रोड्यूस किया प्रोडक्ट को हमने बनाया है, मार्केट में सेल करने के लिए क्या किया है
तो उसमें क्या हुए हैं, उसमें टैक्स है, उसमें जो उसकी कॉस्ट थी वो सारी इंक्लूड हो चुकी है। उसके बाद जब वो मार्केट में आया है तब हमने उसको बोल दिया है कि इसमें क्या है, ये इसका मार्केट प्राइस है, क्योंकि उसमें टैक्सेस इंक्लूड हो चुके हैं। और अगर फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो मीन्स वहाँ पे आपका टैक्सेस इंक्लूड नहीं है। कोई कंपनी में कोई क्या कर रहा है, कमोडिटी बना रहा है, उस कमोडिटी में अभी वो कंपनी के अंदर केवल फैक्टर कॉस्ट लगेगी। जितना भी उसमें खर्चा आया है केवल वो उतना लगा है। मानो 5 रुपये इतना खर्चा आया था, अब वो चाहता है कि मैं इसको मार्केट में बेचूँ तो वो 3 रुपये का उस पर टैक्स लग गया और 2 रुपये वो मार्केट में बेच रहा है। अगर मैं टैक्सेस को हटा दूँ, केवल कॉस्ट जितनी आई है उतने की बात करता हूँ उस प्रोडक्ट की, तो वो जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा वो फैक्टर कॉस्ट से क्या होगा, वो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हम चाहे GNP की बात करें, चाहे NDP की बात करें, अगर मैं GNP मार्केट प्राइस कहूँ यानी कि उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड हैं, अगर GNP एट फैक्टर कॉस्ट कहूँ तो इसका मतलब उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आ गया? यस सर। हाँ, तो बाकी जो है ये फॉर्मूले दे रखे हैं, इसको रीड कैसे करेंगे, जैसे GNP NP है, इसको पढ़ेंगे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जो टोटल ग्रॉस जो नेशनल का जो हमारे नेशनल का जो प्रोडक्ट यानी कि इनकम जो आउटपुट जो आई है वो किस पे देख रहे हैं हम, एट मार्केट प्राइस पे देख रहे हैं, जिस पे हम देख रहे हैं उसमें टैक्स में इंक्लूड हो चुकी है। तो टैक्स को इंक्लूड करने के बाद भी क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू। तो GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, द सेकंड वन इज NDPFC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मीन्स यहाँ पे टैक्स इंक्लूड नहीं हुए हैं। एंड द थर्ड वन इज NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जो ये NNPFC है यही आपका क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। जब अगर ये कहता है कि आपको नेशनल इनकम काउंट करनी है तो मीन्स आपको यही काउंट करना होता है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है कहाँ, फैक्टर कॉस्ट। हमारे नेशन ने एक साल के अंदर कितने प्रोडक्ट की जो प्रोड्यूस किए हैं उसकी जो आउटपुट वैल्यू है, कितने रुपये के बराबर हमने प्रोडक्शन किया है, कहाँ पे फैक्टर कॉस्ट पे यानी टैक्सेस को हटा के, जितने टैक्सेस है अभी इसको ऐड नहीं किया गया, टैक्सेस को हटा के जितनी अर्निंग की है उसको अगर अकाउंट करें तो वो हमारी नेशनल इनकम होती है। और वही इन शॉर्ट क्या कह रही है, NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। हाँ, और अगर मैं NNPFC एट मार्केट प्राइस कहूँ, यही जो नेशनल इनकम है उसको मैं मार्केट प्राइस पे काउंट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि उसमें टैक्सेस को इंक्लूड करने के बाद क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। इतना समझ आ गया? लास्ट स्लाइड में जो है ये आपको होमवर्क करना है, GDPFC, GDPNP, GNPFC, NDPFC। इसका फुल जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, पूरा नाम, ठीक है, ये आपको लिखना है। आप क्लास टाइमिंग क्या थी, जल्दी से 12 बजे तो आपको क्या करना है, ये जो PDF है जो मैं गूगल क्लासरूम पर भेज दूँगा, इसको अच्छे से कॉपी कर लेना। और जो लास्ट टाइम मैंने चार्ज जो है आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, आप इसको जो है कि अच्छे से करके उसको क्या करना, मुझे व्हाट्सएप पर उसको भेज देना, ठीक है। ठीक है, फिर मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा और जो क्लासरूम पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे उनके लिए तो फिर जो कर पा रहे हैं वहाँ भी भेज दूंगा, दोनों जगह भेज दूंगा। आप कहीं से भी डाउनलोड करके उसको रिविजन कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। और अभी जो है 11 बच्चे भी ज्वाइन हो पाए हैं, जो नहीं उनको मैसेज कर दे पर्सनली, अगर आपके फ्रेंड आपके साथ कनेक्ट है, ठीक है। और कोई क्वेरी हो इससे रिगार्डिंग आप मेरे को मैसेज कर लेना, या कोई किसी को कॉल करना हो तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी आ जाएगी तो फिर उसको कॉल या मैसेज के थ्रू बताना। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। कल की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और कल शायद आपकी क्लास कितने बजे से है, तो मैं ग्रुप में मैसेज कर दूँगा, शायद आपकी क्लास में कल 1:20 की क्लास चलेगी।
बाय। बी कृष्ण मैम, इसको ऑनलाइन करो आप लोग, दिखाई दे रहा है।